हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था और उसके रीज़न को भी डिस्कस किया था कि किसी कंपाउंड में जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड की वजह से होता है और डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर दो अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए होते हैं, तो उस कंपाउंड के दो आइसोमर्स बनते हैं जिनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, जिसमें से एक आइसोमर का नाम सिस है और दूसरे का ट्रांस है। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन हैं जो कि चक्र बनाने में काम आ रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में काम आ रहे हैं। इन तीनों कार्बन एटम्स पर यदि हाइड्रोजन ही लगे होते, केवल हाइड्रोजन्स होते, ये भी H होता, ये भी H, ये भी H, ये भी H और यहाँ भी 2 H होते, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं होती। लेकिन यदि सूटेबली सब्सटीट्यूटेड हो आपका साइक्लिक कंपाउंड, जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर COOH लगाया है। जब ये 2 सब्सटीट्यूएंट्स लगा दिए और ये तय हो गया कि इन दोनों कार्बनों के बीच रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक मिथिलीन ब्रिज है, इसकी वजह से इनको घुमाना पॉसिबल नहीं है। इसको मैं मॉडल में भी आपको दिखा सकती हूँ। ये है मॉडल साइक्लोप्रोपेन का, ये सिंपली साइक्लोप्रोपेन का है। अभी इस पर मैंने सब्सटीट्यूएंट नहीं लगाए हैं। ये साइक्लोप्रोपेन है और इस कार्बन पे ये जो 2 बॉन्ड हैं इन पर HH लगा हुआ है, इस पर भी HH लगा हुआ है और इस पर भी HH, तो ये सिंपली साइक्लोप्रोपेन है। अब यदि इसको हाइड्रोजन ही रहने दूं दोनों जगह ऊपर और नीचे, लेकिन इसमें यहाँ ऊपर COH लगा दूं और इसमें भी COH लगा दूं और नीचे H ही रहने दूं, तो इस मॉलिक्यूल के 2 प्रकार के अरेंजमेंट हो सकते हैं। या तो मैं दोनों COH ऊपर की तरफ लगा दूं, तो दोनों COH सेम साइड यदि होंगे तो इसका नाम हो जाएगा सिस आइसोमर, जैसा कि हमने वहाँ पे भी देखा था कि 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड हों तो सिस कहते हैं। दूसरा जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो सकता है कि एक COH इधर लगा दूं और दूसरा COH यहाँ ना लगाकर यहाँ नीचे की तरफ लगा दूं। तो दूसरा COH जो है वो नीचे की तरफ लगा दूं, एक COH ऊपर एक COH नीचे, जैसा कि मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एक COH यहाँ ऊपर और एक COH यहाँ नीचे, तो इनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा और उस केस में हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो सूटेबली सब्सटीट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन को के 2 आइसोमर्स होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। इसी प्रकार से यदि साइक्लोब्यूटेन भी सूटेबली सब्सटीट्यूटेड हो, यहाँ मैंने 1 और 3 पर सब्सटीट्यूएंट लगाए हैं। अब की बार मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। दोनों मिथाइल ग्रुप यदि तल के ऊपर हैं तो इसको सिस कहेंगे, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे है तो इसको ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ये 1-3 सब्सटीट्यूटेड है, 1-2 भी ले सकते हैं, 1-2 सब्सटीट्यूटेड भी ले सकते हैं। अब की बार मैंने 1-3 सब्सटीट्यूटेड ले लिया है। तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वो है साइक्लोहेक्सेन का। मैंने लिया है 1-2 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को, यानी कि पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन के स्थान पर मैंने मैथिल समूह लगा दिया है, 1-2 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन ले लिया है। तो इसके भी 2 समावयवी बनने संभव हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं कि साइक्लोहेक्सेन में ये जो प्रत्येक कार्बन है वो sp3 संकरित है। जैसा कि आप इस कार्बन को देख पा रहे हो, ये भी sp3 संकरित है। तो sp3 संकरण के बाद जो 4 बॉन्ड बनेंगे उसमें से एक ऊपर जा रहा है, एक इधर और एक इधर और एक इधर। आप यदि इतने से हिस्से को ध्यान से देखें, इस वाले हिस्से को,
तो आपको ये एकदम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लगेगा। इस हिस्से को देखें तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लगेगा। यहाँ मैंने हाइड्रोजन बनाए नहीं है, अगर इसको सही ढंग से बनाएं तो ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लगेगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म मैंने यहाँ पर बनाई है, कुर्सी रूप जिसको कहते हैं। इसमें दो संभावनाएं हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के प्रत्येक कार्बन में एक एक्सियल बॉन्ड होता है और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। तो मैंने इस कार्बन पर ये जो बीच वाला अक्ष है, मान लीजिए ये पेन के पैरेलल एक रेखा बनाई है, ये वाली, इस पेन के समानांतर ये रेखा बनाई है, तो ये अक्षीय बॉन्ड हो गया और इसमें ये अक्षीय बॉन्ड हो गया, और जो इधर जा रहा है वो इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी अक्षीय और निरक्षीय बॉन्ड बना दिए। अब यदि मैथिल समूह लगाना है तो दो ही संभावनाएं हैं, या तो मैं मैथिल को एक्सियल पर लगाऊं या इक्वेटोरियल पर लगाऊं। तो मैंने एक कार्बन पर एक्सियल, एक पर दूसरे पर भी एक्सियल फॉर्म में लगा दिया। यहाँ हम ए रूप कह सकते हैं, ये है ए रूप। इसी प्रकार से ए रूप भी हो सकता है। तो एक इसमें जा रहा है ऊपर की तरफ जो एक्सियल बॉन्ड पर है, और एक आ रहा है इक्वेटोरियल पर जो कि ई है। इन दोनों समावयवियों को जब आप ध्यान से देखते हो साइक्लोहेक्सेन के, तो क्या पाते हो कि एक में, इस समावयवी को देखिए कि इसमें एक मिथाइल समूह ऊपर की तरफ जा रहा है। ये डॉटेड लाइन मैंने आपके समझने के लिए लगाई है, ये होती नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए लगाया है कि मैथिल ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे में मैथिल नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, तो दोनों की दिशा क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, इसलिए इसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर। इसी प्रकार से जो सिस है, सिस में हम देख रहे हैं कि ये भी मैथिल समूह, ये डॉट कहाँ जा रहा है, लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, और ये भी मैथिल समूह कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं सिस। इसी के दो और आइसोमर बन सकते हैं जो आपको बनाने हैं। एक आपको बनाना है ई और एक आपको बनाना है ई, और आपको ये बताना है कि ई सिस है या ट्रांस और ई सिस है या ट्रांस। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल ढंग से समझाने की कोशिश की है कि साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे पॉसिबल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।